हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सीए जय शाह और मेरे साथ है सीए विजय शर्मा जी। हम हैं टीम कंप्लायंस पैराडाइज से, जो आपको टाइम टू टाइम पे जो भी नए एक्ट या रेगुलेशन आते हैं उसके बारे में बताते हैं। और हमारा ये जो प्रोजेक्ट लर्न रेरा का पिछला वीडियो जो आपने देखा, हमें बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और अब आगे का वीडियो जो है ओवरव्यू ऑफ रेरा, उसके बारे में आज हम जानेंगे ये विजय शर्मा जी से। उससे पहले मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा कि ये ओवरव्यू ऑफ रेरा का वीडियो लाने में हमें थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि हमारे टीम मेंबर में से 2 मेंबर को कोविड पॉजिटिव आया है। लेकिन अब फिलहाल वो बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित है, तंदुरुस्त है। लेकिन उसकी वजह से हम थोड़ा डिले हो गए हैं। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे देते रहे। और आपसे ये निवेदन है कि हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आज का ये जो वीडियो है उसके बारे में जो पीडीएफ हमने डाली हुई है वो डाउनलोड करके, हो सके तो प्रिंट करके साथ में रखिए, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो विजय शर्मा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या है रेरा। रेरा क्या है? तो रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। इसका मतलब रियल एस्टेट को रेगुलेट भी करना है, साथ में डेवलपमेंट भी करना है। अब आप सबको पता है कि रियल एस्टेट हाईली अनरेगुलेटेड सेक्टर था 2016 से पहले। तो गवर्नमेंट को उसको रेगुलेट करने के लिए, जिससे गवर्नमेंट को भी लॉस ना हो, साथ में जो अलर्टी है, जो हाउस या प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं उनको भी कहीं दिक्कत ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट इसको लेके आए। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे रियल एस्टेट रेगुलेट हो रहा है। साथ में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? अगर किसी भी चीज में लीगलिटी डाल दी जाए या किसी भी चीज में कंप्लायंस डाल दिया जाए जो कंपलसरी हो, तो उससे चीज का शुरुआत में वो दिक्कत देती है, लेकिन उससे चीज का डेवलपमेंट होगा इन फ्यूचर। उसके लिए रेरा को लाने का मेन रीजन यही था, रेगुलेट भी किया जाए, साथ में डेवलपमेंट भी किया जाए। तो शर्मा जी, बात यह है कि पहले भी हमारे वहां पे बिल्डिंग्स बनती थी, पहले भी लोग परचेज सेल ये सब होता था। तो ऐसा क्या हुआ, या तो फिर ऐसी क्या सिचुएशंस थी कि तब रेरा नहीं था तो गवर्नमेंट को लगा कि अभी रेरा की जरूरत है। वाई रेरा एक लाने के पीछे 2 रीजन थे। सबसे पहला था अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी क्यों? किसी ने कोई हाउस या प्रॉपर्टी परचेस किया, तो वो सेल करने वाले में अकाउंटेबल कौन है? या तो वो फर्म है, या फिर उस ब्रोकर को बनाया जाएगा, या फिर कोई स्पेसिफिक पार्टनर है जो मैनेज कर रहा है, मैनेजिंग पार्टनर उसको। तो सबसे पहला अकाउंटेबिलिटी किसकी मानी जाएगी? और दूसरा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब सभी को पता है रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत मुश्किल था। कितने का सेल डीड बन रहा है, कितने का एक्चुअली सेल किया जा रहा है, उसके अलावा लोन पे किस तरह से किया जा रहा है। तो इन सब चीजों के लिए रेरा एक्ट लाया गया है। इससे क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी किसकी है वो पहले से डिसाइड कर दिया गया कि अल्टीमेट अकाउंटेबल कौन है। कोई भी कुछ भी काम करे, अकाउंटेबल कौन है वो पहले से बता दिया जाएगा। उसके अलावा फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल के लिए कई फॉर्म रखे गए हैं, जिसमें सीए सर्टिफिकेट आ गए हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर जो प्रोफेशनल है उनको इन्वॉल्व करके किया गया है। तो कहीं ना कहीं पे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको लाया गया। उसके अलावा एक सबसे बड़ा था कि इनके ऊपर किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए, तो बिल्डरों के ऊपर जल्दी से फाइनेंशियल असिस्टेंट होता नहीं था, बिकॉज साइट आज या कोई प्रोजेक्ट आज चालू हो रहा है, लेकिन खत्म कब होगा ये किसी को पता नहीं था। चलने में जल्दी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो रेरा के अंदर पहले से फिक्स कर दिया गया है कौन सा प्रोजेक्ट कब खत्म होगा। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको मिलेगा, पर कहीं ना कहीं पे जेन्युइन ग्राउंड होना चाहिए एक्सटेंशन का। तो शुरुआत और एंड डेट पता चल जाती, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल असिस्टेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिल्डरों को प्रोवाइड करती है वो देने में भी काफी इजी होता है रेरा आने के बाद। तो दोस्तों, हमने जाना कि रेरा क्या है और उसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब आगे हम जो जानने वाले हैं वो है प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ रेरा। मतलब रेरा के कौन से ऐसे पहलू है जो आपको, मुझे या किस किस तरह से अफेक्ट करते हैं। तो हम ये प्रोमिनेंट फीचर्स में विजय जी से जानना चाहेंगे कि विजय जी, हमें आप ये बताइए कि रेरा किसको एप्लीकेबल है, कौन है जिसको रेरा के आने से कुछ ना कुछ फर्क पड़ने वाला है। रेरा एक्ट एप्लीकेबल किसको है? तो रेरा एक्ट एप्लीकेबल और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को, उसके प्रमोटर को, उसके अंदर अगर किसी रियल एस्टेट एजेंट को अपॉइंट किया गया है उसको, और उसके अलॉटीज को। किसी को रेरा एक्ट एप्लीकेबल है और उसने रेरा एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो क्या होगा? रेरा एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन ना लेने से क्या होगा? तो एक तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएगा, प्लस वो किसी भी हाउस का या कंस्ट्रक्शन या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का या कॉमर्शियल का बुकिंग नहीं ले सकता। मतलब रेरा एक्ट के अंदर ऐसा इन शॉर्ट कहा गया है कि आप डेवलपमेंट कर सकते हो, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग नहीं कर सकते विदाउट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। किसी को रेरा के अंदर रजिस्टर करवाना है तो वो कब करवा सकता है? ऐसी कोई टाइम लिमिट या ऐसा कुछ दिया है रेरा में? ऐसी फिक्स टाइम लिमिट नहीं दी गई है। गाइडेंस के लिए टाइम लिमिट दी गई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि रेरा नंबर चाहिए कब? सेलिंग के टाइम।
तो ऐसा भी हो सकता है मैं एक बिल्डर हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा है मैं पूरी कंप्लीट प्रॉपर्टी बना दूंगा फिर सेलिंग चालू करूंगा। और कोई ऐसा भी सोच सकता है पहले मैं सेलिंग चालू कर दूं और साथ में प्रॉपर्टी बनाऊं तो मुझसे फंड भी आना चालू हो जाए। तो इसके लिए एक खाली टाइम लिमिट गाइडेंस के लिए दिया गया कि आप तब करो तो अच्छा है। तो टाइम लिमिट है जब आपका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आता है वो, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करने के बाद, कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करने से 1 महीने के अंदर अब आपका कमेंसमेंट जो सर्टिफिकेट आता है उसी के बाद कंस्ट्रक्शन वर्क चालू होता है। मतलब इसमें लेटर और अर्लियर है नहीं, आपको जब लेना हो ले सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दिया गया है। सिर्फ गाइडलाइन के लिए बोला है कि 1 महीने के अंदर अंदर ले सकते हाँ हो। लो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप सेल नहीं कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट हाँ। नहीं करना चाहते, तो अब इसमें एक पॉइंट आता है एडवर्टाइजमेंट मतलब कैसी एडवर्टाइजमेंट। तो उसके अंदर क्लियर कट है, अगर आपने प्रॉपर्टी बनाना चालू किया और रेरा में नंबर नहीं है तो आप जहां पर प्रॉपर्टी बना रहे हो उसके बाहर भी अपनी प्रॉपर्टी का उस साइट का नाम नहीं लिख सकते। इसका मतलब आपको किसी पेज पे नहीं, यहाँ तक कि आपको अपने साइट के नाम का लेटर हेड भी नहीं बनाना है, कहीं नहीं, मतलब कहीं नहीं, नंबर नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड कोई भी नहीं होना चाहिए। किस तरह के प्रोजेक्ट्स को ये रेरा एक्ट एप्लीकेबल है? इसमें जैसे कि रेसिडेंशियल हो गया, कॉमर्शियल हो गया, या फिर मिक्स्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर एक सबसे बड़ा सवाल आता है प्लॉटिंग को एप्लीकेबल है, मतलब मेरे पास एक जमीन है मैं उसके अंदर इंडस्ट्रियल शेड बना के दे रहा हूँ तो हाँ उसको एप्लीकेबल है। तो अब इसमें एक और आता है कि कुछ प्लॉट्स में एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो कौन से है? तो उसमें एक सबसे बड़ा था कि मेरे पास जो जमीन है मैं सिर्फ एन कन्वर्ट करके जमीन का टुकड़ा दे रहा हूँ, मतलब मैं डेवलप शेड नहीं दे रहा हूँ, मैं नॉन डेवलप्ड शेड दे रहा हूँ। अब एज पर इनकम टैक्स और रेरा के मतलब डेवलप और नॉन डेवलपमेंट में फर्क क्या है? तो डेवलप आप ऐसा बोल सकते हो जमीन के ऊपर कोई सा भी काम, मतलब अगर मैं बॉर्डर बना के दे रहा हूँ तो वो डेवलप माना जाएगा। इसका मतलब मैंने सिर्फ खाली जमीन दे दी, शेड आपको खुद से बनाना है तो उसके ऊपर रेरा एप्लीकेबल नहीं है। विजय जी, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद प्रमोटर ने अपना पूरा काम करके आपको दे दिया है, तो क्या तब उसकी वो लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है? नहीं, कंप्लीट नहीं होती है। पोजेशन लेटर देने से के बाद 5 साल तक प्रमोटर लायबल है। किसके लिए? कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए। मतलब 5 साल के अंदर आपके बिल्डिंग का कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है तो प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिस्टोर करके देना। और अगर आपको लगता है कि ना आपके साथ चीट हुआ है तो आप रेरा अथॉरिटी को कंप्लेन करो, वहां से आपको पैसा भी दिया जाएगा। अब इसमें एक और बहुत बड़ी बात है कि सपोज पोजेशन लेटर दिया नहीं और उसके पहले ही कोई ऐसा डिफेक्ट आया जो स्ट्रक्चरल नहीं है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर कॉमन एमिनिटीज की बात है तो वो प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आपका पर्सनल है तो वो प्रमोटर लायबल नहीं होगा। ये प्रमोटर अलॉटिस के पास से जो पैसा लेता है, जो भी कलेक्शन होता है, रिकवरी होती है, ये पैसे को मैनेज कैसे करना है, कहाँ पे रखना है, उसके बारे में रेरा एक्ट कुछ बताता है हमें? इसमें सबसे पहले भी यही पॉइंट आता था, बिफोर रेरा भी यही था कि पैसा ले लिया लेकिन उसको कहीं और यूज कर दिया। तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रोविजन इसमें ये लेके आए हैं कि आपके पास जो भी मेंबर का पेमेंट पैसा आता है, जो भी पेमेंट आता है, आपको उसका 70% अमाउंट फिक्स करना है और उस अमाउंट का यूज आप एक अकाउंट में, शेड्यूल बैंक में अकाउंट खुलवा के उसमें अमाउंट डलवा दीजिए और उसका यूज करंट प्रोजेक्ट के लिए ही किया जाएगा। मतलब उस जो अलॉटिस का पैसा आया है उसी के प्रोजेक्ट के लिए वो 70% का यूज किया जाएगा। अब उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है उसके कौन से एक्सपेंस के लिए, तो सिर्फ डेवलपमेंट एक्सपेंस के लिए वो 70% यूज किया जाएगा और बाकी का 30% से आप चाहो तो एडमिन एक्सपेंस कर सकते हो, आपके दूसरे कोई एक्सपेंस है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन 70% उसके डेवलपमेंट एक्सपेंस के लिए ही यूज होना चाहिए। विजय जी, आपने वो प्लॉटिंग के केस बताए थे कि जिसमें रेरा एक्ट अप्लाई नहीं होता है, एग्जेम्पशन है, तो क्या वो प्लॉटिंग के अलावा ऐसे कोई एरियाज है जहां पे रेरा एक्ट अप्लाई नहीं होता या एग्जेम्पशन है? एग्जाम्पशन में एक अच्छा सा लिस्ट दिया गया है कि आपका अगर लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर से कम है तो आपको अप्लाई नहीं होता, लेकिन उसके अंदर भी ऐसा है कि आपका जो हाउस है, यूनिट्स है, वो 8 से कम होना चाहिए। मतलब आपका लैंड एरिया 500 से कम हो और हाउस मतलब यूनिट्स 8 से कम हो। उसके अलावा रेरा आने से पहले ही आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, मतलब आपके घर भले बिके नहीं है लेकिन एज पर म्यूनसिपालिटी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो चुका है तो आपको अप्लाई नहीं है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कहीं छोटे मोटे फ्लैट में लोग खुद ही रिपेयर करवाते हैं, लोग इकट्ठे होके, तो उनका टारगेट कहीं सेल करना नहीं है, एडवर्टाइजमेंट करना नहीं है, उनका टारगेट खुद की सेफ्टी के लिए रिपेयर रिनोवेशन करवाना है, तो उनको भी रेरा एक्ट अप्लाई नहीं होता है। अब इसमें एक अगर पॉइंट देखा जाए तो लोग अक्सर ये बात पूछते हैं कि सपोज आप 6 या 7 जन मिलके एक जमीन खरीद के अपने 6-7 जन के लिए स्पेशल खुद के लिए बनवाते हो घर, तो ऐसा होता है कि सपोज 500 स्क्वायर मीटर क्रॉस कर दिया है लेकिन घर कम है। अब इसमें ऐसा बोला सकता है कि हमारा टारगेट एडवर्टाइजमेंट नहीं है, हमारा टारगेट मार्केटिंग भी नहीं है, तो क्या हमको रेरा एक्ट अप्लाई होगा? तो इसमें जब हमारे टाइम पे हमने कहा गया था, हमने देखा था तो वहां पे अप्लाई किया था। रीजन ऐसा दिया गया था
कि आप एक फर्म के थ्रू बनवा के देते हो, मतलब आपने किसी बिल्डर को हायर किया है जो आपको बना के दे रहा है, आप उसको जमीन देते हो लेकिन बनाने का काम उसका है, तो उसको भी रेरा अप्लाई होगा। मतलब आप खुद कर लो तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन किसी और के थ्रू करवा रहे हो, 500 स्क्वायर मीटर क्रॉस कर रहे हो तो अप्लाई होगा। और विजय जी, ये रीडेवलपमेंट के जो केसेस आते हैं, तो क्या ऐसे रीडेवलपमेंट के केस में भी रेरा अप्लाई होता है या वो एग्जेम्पशन में आता है? अब रीडेवलपमेंट हो या न्यू प्रोजेक्ट हो, दोनों एक ही जैसा होता है। लाइक रीडेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर आपको पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के गिराना है, फिर चालू करना है, और न्यू के अंदर ऑलरेडी जमीन है उस पर चालू करना है, तो दोनों देखा जाए तो है तो एक जैसा ही। तो रीडेवलपमेंट भी अप्लाई होगा और न्यू में भी अप्लाई होगा। और विजय जी, ये रेरा में अग्रीमेंट फॉर सेल होता है जो बहाना खत, उसके बारे में कुछ बताया गया है? अब उसमें ऐसा है कि ऐसा क्लियर कट कहा गया कि आपको अलॉटिस के पास से टोटल अमाउंट का अगर 10% मिल जाता है, जैसे आपका 10% क्रॉस हो जाता है, उसके बाद आपको एग्रीमेंट फॉर सेल बना लेना है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है एग्रीमेंट फॉर सेल बनाने के बाद उसी को वो घर बेचना है। चाहे तो अगर बिल्डर चाहे तो वो भी बैकवर्ड ले सकता है, खुद अलॉटी चाहे तो बैकवर्ड ले सकता है, लेकिन 10% कंप्लीट करने के बाद आपको वो बना देना है एग्रीमेंट फॉर सेल। अब ये क्रॉस चेक कहाँ से होगा? लाइक मेरा आज कंप्लीट हुआ तो क्रॉस चेक करने वाला कौन है? क्योंकि प्रमोटर खुद बताएगा नहीं, तो ये आपको सीए सर्टिफिकेट जब बनाया जाएगा तो उसके अंदर डायरेक्टली मैच टू मैच कोरिलेशन रखा गया कि जैसे ही वो 10% क्रॉस करेगा तो आपको एग्रीमेंट फॉर सेल की डेट डालनी है, कौन से डेट को वो हो चुका है। अगर वो डेट मिस कर दी गई है या नहीं डाली गई तो रेरा अथॉरिटी समझ जाएगी एग्रीमेंट फॉर सेल हुआ ही नहीं है। विजय जी, अब ऐसा मानते हैं कि किसी बिल्डर ने या प्रमोटर ने अपना एक प्लान बनाया है, रेरा में देके रजिस्टर करवाया है, लेकिन बाद में वो कुछ उस प्लान में चेंज करना चाहता है, तो क्या वो चेंज कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अभी जैसे कि अभी करंट सिचुएशन चल रही है कोविड की, हाँ। तो सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाला है, चाहे वो बिल्डर हो या खुद अलॉटिस हो। अलॉटिस भी जिस तरह से उसको इंस्टॉलमेंट देना था वो नहीं दे पाएगा, तो बिल्डर भी जिस स्पीड से काम चल रहा था उस स्पीड से नहीं कर पाएगा। तो कई बिल्डर में ऐसा दिमाग में आ सकता है कि भाई पहले हम बड़ी बिल्डिंग बना रहे थे, अब उसको स्टॉप करके थोड़ी छोटी बना दिया, 12 फ्लोर का था तो अब उसको 8 फ्लोर करते हैं, तो उसके अंदर कैसा कर सकते हैं? तो सबसे पहली कंडीशन, सपोज आप 12 फ्लोर का बना रहे हो, अब 8 कर रहे हो, तो 9, 10, 11, 12 उसके ऊपर आपने किसी को घर नहीं बेचा होना चाहिए। अगर बेचा है तो उस अलॉटी से परमिशन लेके आओ कि उसको दूसरा कौन सा दोगे। अगर उनको नहीं बेचा तो भी किसी ना किसी को ये ऑब्जेक्शन हो सकता है कि हमारा टेरेस पहले 12th फ्लोर पे था, हमको वो देखना था, साइट सीइंग करना था, तो उसके लिए एक अच्छा रखा है टोटल जो अलॉटीज है उसमें से 2/3 की परमिशन लेके आओ कि हमको प्लान में चेंज करना है। रीजन कोई भी हो, आप उनकी परमिशन लेके आओ, एफिडेविट लेके आओ, 2/3 अलॉटीज की आप प्लान में चेंज कर सकते हो। मतलब 2/3 मेंबर्स की परमिशन लेने के बाद क्या बिल्डर खुद से प्लान चेंज कर सकता है या फिर उसमें रेरा अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा? रेरा अथॉरिटीज को फॉर्म फाइल करना होगा, उनको ठीक लगेगा तो वो प्लान में चेंज करना अलाउ करेंगे। ऐसा अलाउ कभी कभी जरूरी नहीं हमेशा कर भी देंगे। अगर उनको लगेगा कि ऊपर का माल या कुछ हटाने से स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो सकता है तो वो अलाउ नहीं करेंगे। विजय जी, अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या तो फिर बड़ी जमीन है, तो उसके रजिस्ट्रेशन में एक रजिस्ट्रेशन लेना है या कुछ फेस वाइज का ऐसा कुछ होता है उसमें? अगर आप चाहो तो फेस वाइज रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अब फेस वाइज रजिस्ट्रेशन क्यों दिया गया? तो आपने देखा होगा कि जो जमीन होती है उसको एक सर्वे नंबर, एक टीपी नंबर के थ्रू बताया जाता है ये है। अब इसमें कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक जमीन है जिसके अंदर 5 सर्वे नंबर आते हैं, लेकिन मेरे पास अभी तक 2 सर्वे नंबर का ही एनए ऑर्डर क्लियर हुआ है। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो बाकी का 3 होगा वो अंडर कोई भी लिटिगेशन में है, तो मैं क्या करूंगा, बाकी 3 का जो एनए का जो ऑर्डर आएगा या फिर दूसरा पूरी जमीन क्लियर होगी उसमें मुझे पता है 3 से 4 साल लगेगा, तो मैं ऐसा करूंगा कि पहले 2 के ऊपर वो प्रोजेक्ट डालूंगा, वो 2 का रजिस्ट्रेशन लूंगा और सिर्फ वो 2 का काम करूंगा। बाकी के 3 का जब लैंड क्लियर होगी उसके बाद नवा रजिस्ट्रेशन या फेस वाइज रजिस्ट्रेशन ले लूंगा, मतलब एक फेस का पहले ले लूँ, बाकी फेस का बाद में ले लूँ। अब इससे फायदा क्या, अगर मेरा पूरा एक साथ होता और अगर ये फेस वाइज नहीं होता तो जब तक बाकी के मेरे 3 सर्वे नंबर की लैंड क्लियर नहीं होती तब तक के वो 2 भी रह जाते, तो तब तक का मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगता प्लस इन्फ्लेशन कॉस्ट लगता। इससे अच्छा आप पहले 2 जो क्लियर है उसका चालू करो, जैसे वो आगे का क्लियर होता फिर से वो रेरा की प्रोसेस कर सकते हो। शर्मा जी, आपने पहले बताया था कि ये रेरा एक्ट ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के साथ साथ प्रमोटर्स, अलॉटी और एजेंट्स को भी एप्लीकेबल होता है। तो ये जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं उसके बारे में रेरा में कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हुई है? अब इसमें ऐसा है कि जो रियल एस्टेट एजेंट होता है सबसे पहले उसको रेरा अथॉरिटी के पास रजिस्टर कराना होता है, जैसे प्रमोटर को बिल्डिंग को या बिल्डर को करवाना है। अब उसने रजिस्टर करवाया इसका मतलब ऐसा है उसको कंप्लायंस करना है, मतलब उसको हाफ ईयरली रिटर्न भरना है। अब उसने अगर हाफ ईयरली रिटर्न भरा है मतलब वो एक चीज ऐसी बता सकता है
कि मैंने इस बिल्डर का ये घर बेच दिया है। किसको बेचा वो भी वो बताएगा, सामने बिल्डर भी बताएगा कि मैंने उस बंदे को ये घर बेचा है। वो ये नहीं बताएगा किसके थ्रू बेचा है, पर बेचा तो है, तो दोनों का नाम एक तो सेम हो जाएगा। दूसरी बात, जो रियल एस्टेट एजेंट है अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी में डील नहीं कर सकता जो रेरा अनरजिस्टर्ड है। और तो और अगर रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उसके अंदर कोई सा भी ऐसा एजेंट नहीं आ सकता जो अनरजिस्टर्ड है। मतलब दोनों पार्टी रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर कोई एलओटी है, अगर वो एलओटी बिल्डर को, प्रमोटर को क्रॉस चेक करना चाहता हो तो वो कर सकता है। हाँ कर सकता है। उसमें ऐसा है कि क्रॉस चेक मतलब, अब क्रॉस चेक किस तरह से कर सकते हैं, लाइक अगर आपने एक परचेस किया है, सपोज आपने 700 नंबर की या 701 नंबर की ऑफिस खरीदी, तो आपको ये देखना है कि वो ऑफिस एक्चुअली रेरा में सेल हो चुका है या नहीं हुआ है। सबसे बड़ा कंसर्न वही है, किसको हुआ है वो बात की बात, पर हुआ है या नहीं हुआ है वो बड़ी बात है। तो उसमें ऐसा होता है कि आप अपने बिल्डर का रेरा नंबर है वो रेरा की साइट पर जाके डालिए, आपको सारी चीजें कंप्लीट चीजें दिखेगी। लाइक उन्होंने कौन सा पार्टनरशिप डीड अपलोड किया था, उसके अलावा उन्होंने कौन सा प्लान अपलोड किया है, उन्होंने आपकी जो जमीन है उसका क्या एनए क्लियर है, उसका एक एनए ऑर्डर भी अपलोड किया है। मतलब बिल्डर ने, प्रमोटर ने रेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी अपलोड किया है वो सब आपको दिखेगा। इसमें एक बड़ी बात है कि आप बोल रहे हो मैंने आज खरीदा, तो बिल्डर को तो पता नहीं था कि उस आपने खरीदा तो आप 701 खरीदोगे, तो वो कैसे दिखेगा। तो उसके लिए है सीए सर्टिफिकेट। सीए जो क्वार्टरली सर्टिफिकेट देगा वहां पे वो बताएगा कि इस घर को जय भाई ने खरीदा है या इस ऑफिस को जय भाई ने खरीदा है। तो वहां पे दो दो रेडियो बटन टाइप होते हैं, रेड और ग्रीन। अगर आपका बिक चुका है तो वो ग्रीन बताएगा, स्टिल बिका नहीं है तो वो रेड बताएगा। और वो ये भी बताएगा कि वो डेटा कौन सी तारीख तक का है। अगर उसके बाद लिया है आपने तो आपको नेक्स्ट क्वार्टर का इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा आपको। शर्मा जी, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद प्रमोटर, ये अलॉटीज है जो बायर्स है, उनको ऐसा कब बताएगा कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है? प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो सबसे पहले गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट कंप्लीट मतलब गवर्नमेंट के नजरिए से प्रोजेक्ट कंप्लीट का मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये बीयू परमिशन। अगर आपको गवर्नमेंट से बीयू मिल गया तो उसके बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ ऐसा मान लिया जाएगा। तो अगर आपको वो कब बताना है अपने अलॉटिस को, जिस दिन आपको बीयू मिला है उसके 15 दिन के अंदर आपको अपने प्रमोटर को बता देना है कि अलॉटिस को बता देना है कि हमको बीयू मिल चुका है, हमारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट हो गया है। लाइक डेवलपमेंट अब कुछ नहीं बाकी, खाली एडमिन बाकी है। ये बायर है, क्या उनके लिए कोई टाइम लिमिट दी हुई है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कब तक उन्हें वो प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेना है? टाइम लिमिट दी गई है क्योंकि आपने देखा होगा प्रमोटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन है। तो ऐसा भी हो सकता है कोई अलॉटी जो पैसे देके चलेगा और 5 साल तक फरार है। हाँ। तो अगर वो 5 साल के बाद आके लेता है तो कहीं ना कहीं पे प्रमोटर को वो 10 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, उसके अकेले के लिए 10 साल की हो गई, बाकी सबके लिए 5 साल। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो इसलिए ऐसा कहा गया कि आपको विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, आपका जो ऑक्यूपेंसी बीयू के बाद आएगा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के 2 महीने के अंदर अंदर हर अलॉट इसको अपना पोजीशन ले लेना है। शर्मा जी, अगर किसी बायर ने बुकिंग करवा दिया है, वो बुकिंग का 10% अमाउंट भी पे कर दिया है, लेकिन फिर उसका मन बदल जाता है या तो फिर कोई रीजन है जिसकी वजह से वो बुकिंग कैंसिल करना चाहता है, तो क्या ये वो कर सकता है ऐसा? मैं आपको पहले ही बताया था, बैकवर्ड कोई भी ले सकता है, बायर हो या प्रमोटर हो। प्रमोटर कभी लेता नहीं है जनरली। ऐसा नहीं होता कि आपको घर कोई बेच दिया और कोई हाई दूसरा बंदा है जो उससे ज्यादा में घर खरीदने को तैयार, वैसा कभी होगा नहीं। अब बायर क्यों करेगा? 2 रीजन लगती, या तो बायर को ऐसा लगता है उसके साथ चीट हो चुका है या चीट नहीं हुआ। अगर चीट नहीं हुआ है तो प्रमोटर और उसके म्यूचुअली डिसाइड करेंगे देना या देना, जनरली दे देंगे। अगर चीट हो गया और बायर ने ऐसा प्रूव कर दिया कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसको मिसलीडिंग कर रही है या उससे इंफॉर्मेशन छुपाई गई है, तो वो बैकवर्ड ले सकता है। और अगर वो रेरा अथॉरिटी को कंप्लेन करेगा तो उसको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा उस अमाउंट पे। लेकिन अगर म्यूचुअली डिसाइड करके किया है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ अमाउंट वापस मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है इन दोनों के बीच में, या तो फिर एजेंट, प्रमोटर और अलॉटीज के बीच में कोई भी इश्यू के वजह से, क्या ये लोग रेरा में जाके कोई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए कोई अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा कोई प्रोविजंस है रेरा में? ऐसा प्रोविजन है कि आपको रेरा के रिलेटेड या आपको जैसे साइट के रिलेटेड किसी के लिए भी कंप्लेन हो तो आप रेरा अथॉरिटी को फॉर्म कर सकते हो, फॉर्म फाइलिंग करके कंप्लेन करवा सकते हो। रेरा अथॉरिटी विद इन 60 डेज आपके कंप्लेन का डिस्पोज ऑफ करेगा। उसका मतलब उसको कंप्लेन आगे ले जाना है या वहीं पे कंप्लेन को स्टॉप कर देना है, वो कैसे होगा वो रेरा अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि उनको क्या लगता है आपकी कंप्लेन को लेके। उनको लगेगा काफी बड़ा इश्यू है तो वो आगे जरूर लेके जाएंगे, लेकिन लगेगा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है
या फिर कंप्लेन उन्होंने लॉन्च किया और उन्होंने आपको और प्रमोटर दोनों को बिठा के वहीं पर कंप्लेंट सोल्व करवा दिया, तो वो शायद आगे ना भी ले जाए, तो वो विद इन 60 डेज रेरा अथॉरिटी डिसाइड कर देगा। अच्छा विजय जी, हमने बात की कि बुकिंग के वक्त वो बिल्डर है, प्रमोटर है, वो 10% के अमाउंट मांग सकता है, तो बाकी की जो अमाउंट है जो उसको कलेक्ट करनी है, क्या उसके बारे में रेरा एक्ट कोई प्रोविजंस देता है? इसमें ऐसा है कि बुकिंग के वक्त वो 10% नहीं मांगेगा, 10% के बाद वो बुकिंग बुक करेगा, मतलब एग्रीमेंट फॉर सेल बनाएगा। अब दूसरी बात, रेरा में एक कंप्लायंस के थ्रू एक बताया गया कि आपको इस काम पे इतना पैसा लेना चाहिए, आप चाहो तो ज्यादा लो, चाहो तो कम कर लो, पर किसी पे प्रेशर नहीं कर सकते। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपनी प्रॉपर्टी के लिए 50% दे दिया, अब प्रमोटर ऐसा बोले कि अभी 50% है, नहीं तो मैं बुकिंग कैंसिल कर दूंगा, ऐसा हो, अब आपको 50% बचाने के लिए 50 देना पड़ेगा, और प्रमोटर जरूरी नहीं लेगा, पर कुछ प्रमोटर ऐसा कर सकते हैं। तो रेरा के अंदर ऐसा क्लियर कट बताया गया कि आपको कितना पैसा कम लेना है, कब लेना है, और कौन सा काम पूरा होने पे लेना है। मतलब सपोज ऐसा कहा गया 10%, तो बुकिंग से पहले और एग्रीमेंट फॉर सेल से पहले 10% आपको ले लेना है। उसके बाद एक और स्लैब दिया गया 30%। 30% कब लेना है, तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल मतलब खड्डा करके वो जो बेज बनाया जाता है उसको प्लिंथ लेवल कहा जाता है। उससे पहले, उसका पूरा होने से पहले 30% ले लेना है। जरूरी नहीं है कि सब 30 दे ही दे। अगर आपका अपने अलॉटिस के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है और आपने पहले ही ऐसा डिसाइड किया है कि इस तारीख को इतना इतना दिया जाएगा, और अगर प्रिंट नहीं हुआ तो भी आप ले सकते हो, या तो फिर वो उसके बाद देने को रेडी तब भी आप ले सकते हो। तो वो तो एक गाइडलाइंस दी गई है कि आप उसके थ्रू लो तो अच्छा है, लेकिन आप किसी को प्रेशर मत करना। अगर वो रेरा अथॉरिटी को कंप्लेन करेगा तो फिर वही उसी के थ्रू लेना पड़ेगा जो दिया गया है। सो आप चाहो तो उस गाइडलाइंस को फॉलो करो, नहीं तो आपका म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हो आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद विजय शर्मा जी। तो दोस्तों, आज हमने आप सबने जाना कि ये ओवरव्यू ऑफ रेरा के बारे में जो भी कुछ थोड़ी बहुत बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन है जो हमें और आप सबको कहीं ना कहीं पे काम लगेगी, वो सब इंफॉर्मेशन आज हमने ले ली है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आज के पूरे लेक्चर के सपोर्टिंग में एक पीडीएफ बना के हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, तो आप जब चाहे तब उस लिंक को रेफर कर सकते हैं। और आप हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, और देखने के बाद अपने कमेंट्स या तो फिर कोई क्वेरीज है वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, या तो फिर हमें मेल करिए। हम थोड़े से टाइम लेके वो क्वेरीज को देख के उसका सॉल्यूशन आपको रिप्लाई भी करेंगे, और सारी क्वेरीज का लास्ट में जब हमारा ये पूरा लर्न रेरा का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसके पीडीएफ भी आप सबको शेयर कर देंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, ये वीडियो जरूर देखिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी इसे फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।